हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एटॉमिक फिजिक्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। जो हम लोग थियरी कॉन्सेप्ट कवर किए थे उस पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस आज देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों का, ये फर्स्ट एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जो भी है हम लोग का एक ट्रांजिशन करता है N1 से N2 में, और कह रहा है कि इनिशियल स्टेट में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 27 टाइम्स दैट ऑफ इन फाइनल स्टेट। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 और N2 क्या हैं ये हम लोग को बताना है। तो इसमें टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो था ये हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग का हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू क्या है 1। तो जेड का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो उस केस में हम लोग का टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। दैट मीन्स कि हम लोगों का T1 बाई T2 विच इज N1 बाई N2 का क्यूब। भाई इनिशियल वाला फाइनल का हम लोगों का 27 टाइम्स, तो दिस इज 27 टाइम्स T2, और ये हम लोगों का 27, ये T1 हम लोगों का T2 का 27 टाइम्स है, यानी T1 बाई T2 इज 27। तो उस केस में हम लोगों का N1 बाई N2 क्यूब, यानी कि N1 बाई N2 इज 3। तो फाइनली हम लोगों का N1 का वैल्यू 3N2, दैट इज 3N2। अब इसमें N1 N2 जो भी हम लोगों के इंटीजर्स हैं, तो अब N2 का वैल्यू 1 2 3 अगर पुट करते जाते हैं तो N1 का वैल्यू उसका 3 टाइम्स होता जाएगा। दिस इंप्लाई दैट कि N2 और ये है N1, अगर ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अगर रखते जाते हैं तो उसका 3 टाइम्स विच इज 3N2। तो ये हो गया 3 6 9 12 एंड सो ऑन, यानी कि हम लोगों का 3 से 1 ट्रांजिशन 3 से 1 में होगा तब भी ये पॉसिबिलिटी है, 6 to 2 होगा तब भी पॉसिबिलिटी है, 9 से 3 होगा तब भी पॉसिबिलिटी है, 12 to 4, ये सारे हम लोग के पॉसिबल वैल्यूज N1 N2 के। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में हम लोग का जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो एक किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हम लोग का 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही लगभग स्टे करता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसी टाइम के लिए स्टे करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जो इसका लाइफ है वो कितना है 10⁻⁸ सेकेंड। ये n=1 था और ये है n=2। 1 से 2 में अगर गया है तो उस केस में हम लोगों का कितने राउंड लगा सकता है इतने टाइम में, ये हम लोग फाइंड आउट करना है। तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट कंप्लीट्स बिफोर मेकिंग अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, मतलब वापस आने से पहले हम लोगों का कितना ये हम लोगों का राउंड कर चुका होगा, ये हमको बताना है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सपोज स्पीड इज v, रेडियस, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम लोग जो लिखते थे r, तो इट इज mvr nh/2 और ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, इट इज 2πr/v। अब इसमें हम लोगों को फाइनली 2πr/v चाहिए, तो यहाँ से v का वैल्यू तो लिख सकते हैं हम लोग कितना, t = 2πr, 1/v का वैल्यू कितना है 2πm × r डिवाइडेड बाई nh, ये 1/v का वैल्यू यहाँ से। तो फाइनली t का वैल्यू यहाँ से मिल गया कितना, इट इज 4π² m × r² डिवाइडेड बाई nh। और r हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज r0 × n², ये वेयर r0 इज बोर्स रेडियस। तो इसमें हम लोग का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मिल गया कितना 4π² m ×
आर नॉट स्क्वायर एन टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। तो फाइनली 4 पाई स्क्वायर एम आर नॉट स्क्वायर एन क्यूब डिवाइडेड बाई एच। और इसमें आर नॉट कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम और इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम लगभग हम लोगों का। अब ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो एक सर्किल कंप्लीट या सॉरी एक राउंड कंप्लीट होने का जो टाइम हम लोगों का इतना है, तो इतने टाइम में कितना रिवोल्यूशन करेगा, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज n इक्वल टू t डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एंड दिस इज 10 टू द पावर माइनस 8 और 1 बाई टी करेंगे तो इट इज h अपॉन 4 पाई स्क्वायर m आर नॉट स्क्वायर एन क्यूब। इन सभी के वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर लेते हैं क्या मिल रहा है, तो फाइनली n का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 8 और ये है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। h का वैल्यू 4 पाई स्क्वायर इज 3.14 स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आर नॉट का वैल्यू ये है इंटू 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर और एन क्यूब का मतलब हम लोगों का 2 क्यूब। सॉल्व करने पर हम लोगों का रफली हम लोगों का 8 इंटू 10 पावर 6, ये इतना राउंड हम लोगों का वो जब वापस आने से पहले हम लोगों का इतना राउंड ये कंप्लीट कर चुका होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक कह रहा है कि हाइपोथेटिकल हम लोगों का एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी हम लोगों का है उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का ये दिया हुआ है कि हाइपोथेटिकल एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोगों का ये है। तो पता करना है कि उस हाइपोथेटिकल एटम में nth ऑर्बिट का रेडियस कितना है और nth ऑर्बिट में एनर्जी टोटल कितना है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि फोर्स विच इज माइनस डी यू बाई डी आर एंड दिस इज माइनस के बाई आर, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू हम लोगों का कितना, इसका मैग्नीट्यूड माइनस डी यू बाई डी आर, दिस इज मॉड विच इज के डिवाइडेड बाई आर। ये हम लोगों का सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू, इसका मतलब ये है कि एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर और फाइनली एम वी स्क्वायर इक्वल टू के। ये हम लोगों का एक इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन हम लोगों का होता है एम वी आर विच इज एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस v को हम लोग हटाना है, r का वैल्यू सॉल्व करना था, तो इसमें दोनों को स्क्वायर कर दिए, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी आर का होल स्क्वायर विच इज k डिवाइडेड बाई एन एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। मैं इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया इसमें, तो v स्क्वायर ये आएगा, जो v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां से हम लोगों को मिल रहा है एक m कैंसिल हो गया, तो इट इज 1 अपॉन m इंटू आर स्क्वायर, दिस मच इज 4 पाई स्क्वायर k डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों का रेडियस r का वैल्यू इधर आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m इंटू के अंडर रूट, और इट इज r इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम के, क्योंकि इन सब का तो रूट बाहर निकल जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम लोगों का हो गया। अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर मिल गया तो टोटल एनर्जी हम लोगों को पता करना था, वैसे v भी पता कर सकते हैं। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी यहां से आता है विच इज k/2, k divided by 2 and potential energy it is k ln r। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू हम लोगों का आ गया k टाइम्स 1/2 प्लस ln r, जिसमें r का वैल्यू हम लोगों का ये है which is nh/2 pi under root mk। This is energy of nth orbit। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का एक, इसमें कहा गया है कि एक स्टेशनरी न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों का इसके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसको जो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है इसके ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से मिल रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अराउंड द स्टेशनरी न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पर हम लोगों का बोर्स का क्वांटम कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उस केस में हम लोग को बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में de Broglie वेवलेंथ है उसमें मिनिमम de Broglie वेवलेंथ कितना है ये बताना है। यू हैव टू फाइंड मिनिमम de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सेंट्रिपिटल फोर्स हम लोगों का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स कि mv²/r and this is gm into small m divided by r square, or it is mv² into r equal to gm into small m। this is your first equation। और बोर्स का क्वांटम कंडीशन यहाँ ट्रू है, इसका मतलब mvr equal to nh/2 pi। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों का दूसरा इक्वेशन है, इससे हम लोगों को फाइंड आउट करना है mvr। हमको चाहिए मिनिमम परमिसिबल de Broglie वेवलेंथ लैम्डा विच इज h/m into v। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से v का वैल्यू एक्चुअली मिल रहा है हम लोगों को, तो v का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं h/m, और v का वैल्यू ये है हम लोगों का nh/2 pi g स्मॉल m into कैपिटल। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग v सॉल्व किए थे, v का वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का mv²r और ये mvr, तो ये v एक बचेगा हम लोगों का और ये दोनों डिवाइड हो गए, दैट इज 2 pi g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय nh। और यहाँ पर v का वैल्यू ये हम लोग पुट किए थे, तो फाइनली इट इज nh² डिवाइडेड बाय 2 pi g m² into कैपिटल M। दिस इज de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और ये मिनिमम परमिसिबल de Broglie वेवलेंथ अगर हम लोगों को देखना है तो उस केस में मिनिमम तभी आएगा जब n हम लोगों का मिनिमम होगा और n का मिनिमम वैल्यू हम लोगों का 1। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा बी फॉर मिनिमम इज h² 2 pi g स्मॉल m² into कैपिटल M एंड दिस वन इज फॉर n equal to 1। ये n equal to 1 के लिए हम लोगों का मिनिमम de Broglie वेवलेंथ का वैल्यू मिलेगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक इसमें कह रहा है कि कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z, ये Z दिया हुआ है। ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन हम लोगों का ट्रांजिशन करता है n equal to n से n equal to 1 यानी ग्राउंड स्टेट में, और इस दौरान हम लोगों का दो सक्सेसिव फोटोन इमिट करता है जिसमें दोनों का वेवलेंथ λ1 और λ2 दिया गया है। तो इसमें बताना है कि ये n कौन सा हम लोगों का ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट से हम लोगों का, और ये गिवन वैल्यूज हैं, इनके वैल्यूज कुछ कुछ गिवन होंगे। तो ये दो वेवलेंथ हम लोगों के दिए हुए हैं और ये n का वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/λ1 which is r into z square 1 by, let us suppose this is m, mth state, तो 1 by m square minus 1 by n square, और 1 by λ2 का वैल्यू अगर बोल दें तो इट इज r into z square टाइम्स 1 by 1 square minus 1 by m square।
इन दोनों को ऐड करें अगर, तो 1/λ1 प्लस 1/λ2 एंड दिस इज RZ² टाइम्स 1/1² माइनस 1/n², ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का यहां से 1 माइनस 1/n² मिल गया। λ1 प्लस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 इंटू λ2 विच इज RZ² माइनस RZ² बाई n²। इसको मल्टीप्लाई करके तो फाइनली यहां से हम लोगों का RZ/n² का वैल्यू मिल गया, यानी कि n² इक्वल टू RZ² डिवाइडेड बाई RZ² माइनस λ1 प्लस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2। और फाइनली यहां से n² का वैल्यू हमको सॉल्व हो जाएगा। जैसे RZ से डिवाइड कर देंगे तो इट इज 1/1 माइनस λ1 प्लस λ2 RZ²। अब इसमें हम लोगों का ये λ1 λ2 दिया गया होगा। R कोई हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हीलियम आयन बोल देता, जेड का वैल्यू हम लोगों का कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1/R का वैल्यू हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम, ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज 911.5 लगभग होता है। इसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग 912 यूज करते हैं और ये इनके वैल्यूज दिए गए होंगे। तो ये सॉल्व करके हम लोग फाइनली एन का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का एक है स्टेटमेंट, ये पहले ध्यान से देख लें। एक हाइड्रोजन लाइक एटम कोई है जो कि ऑब्जर्व कर सकता है 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ऑब्जर्व कर सकता है ये। और ये जब ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जर्व करने के बाद ये हम लोगों का हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और वहां से फिर ये उस स्टेट में जा रहा है जहां से सिर्फ 3 डिफरेंट वेवलेंथ ये एमिट कर सकता है। Consequently, the atom emits radiation of only 3 different wavelengths. All the wavelengths are equal to or smaller than that of the absorbed photon. और जो 3 वेवलेंथ हम लोगों का इमिट हो रहा है उनका वेवलेंथ या तो इस अब्जॉर्ब फोटोन के वेवलेंथ के बराबर या इससे कम, ये है हम लोगों का कंडीशन दिया हुआ। तो बताना है कि उसमें हम लोगों का इनिशियल स्टेट एटम का क्या था, एटॉमिक नंबर एटम का क्या है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हम लोगों का 3 वेवलेंथ इमिट हो रहा था उसमें मिनिमम वेवलेंथ कितना है, और आयनाइजेशन एनर्जी और उसका रेस्पेक्टिव वेवलेंथ कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसमें कहा गया है कि ये उस स्टेट में जाता है जिसमें सिर्फ 3 डिफरेंट वेवलेंथ वो इमिट कर सकता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट होता है जहां सिर्फ 3 डिफरेंट हम लोगों का वेवलेंथ मिल सकता है? तो ये हम लोगों का n=3 होता है। 3, 2, 1। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो थर्ड से 1 में हम लोगों का मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस 3 हो सकती है। तो ये हम लोगों का एक ये हो सकता है, एक डायरेक्ट ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। यहां से यहाँ आए फिर यहां से और डायरेक्ट ये कि यहां से आ जाए। तो ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ हम लोगों के हैं जिसमें यहां एनर्जी का डिफरेंस, लेट अस सपोज दिस इज λ1, this one is λ2 and this one is λ3। एनर्जी डिफरेंस सबसे कम ये होगा, उससे ज्यादा हम लोगों का एनर्जी डिफरेंस ये है और सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ये होगा। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, वेवलेंथ कम हो जाना, यानी कि इस वाले ट्रांजिशन में हम लोगों का वेवलेंथ सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा कहां पर, ये λ1 का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हम लोगों का और λ3 हम लोगों का सबसे कम होगा। अब ये λ1 इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, अब इसमें एब्जॉर्ब फोटोन जो था इन तीनों वेवलेंथ का वैल्यू या तो इस एब्जॉर्ब फोटोन के वेवलेंथ के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है।
सबसे ज्यादा हम लोगों का ये वेवलेंथ है लैम्डा 1, सबसे कम हम लोगों का ये है। अब ये लैम्डा 1 अगर मैक्सिमम है, दैट मीन्स इस फोटोन का वेवलेंथ हम लोगों का इसी के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि इसके बराबर है, उससे कम होना चाहिए। दैट मीन्स कि लैम्डा 1 के बराबर हम लोगों का इस फोटोन का वेवलेंथ होगा। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जब ये 2 में रहा होगा तो ये फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद कहां चला गया होगा, 3 में। फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद 3 में गया, और फिर यहां से हम लोगों का ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ का इमिटर रेडिएशन इमिट कर सकता है। दैट मीन्स कि यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी कितना था, ये 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इनिशियल स्टेट हम लोगों का क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर इनिशियल स्टेट ऑफ द एटम। अब इनिशियल स्टेट हम लोगों का 2 हो गया। यहां पर हम लोगों का बोल रहे थे कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3, सबसे बड़ा हम लोगों का लैम्डा 1 है। दैट मीन्स कि फोटोन जो भी था हम लोगों का उसका वेवलेंथ लैम्डा 1 हो सकता है, और लैम्डा 1 अगर हो सकता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से जम करके यहाँ गया, ये अगर एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ से हम लोगों का 2 से 3 में एनर्जी का डिफरेंस इट इज 13.6 जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 जेड स्क्वायर into this one is 5/36 68। जेड स्क्वायर का वैल्यू 68 इंटू 36 5 इंटू 13.6, तो ये हम लोगों का कैंसिल हो गया, यानी कि जेड का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी कि एटॉमिक नंबर हम लोगों का मिल गया 6। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन 3 से 1 में लैम्डा 3 सबसे कम है, तो लैम्डा मिनिमम हम लोगों का कितना हो गया, और इट इज 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज r into z square, and this is 1 by 1 square minus 1 by 3 square, this is r into 36, और ये है 1 minus 1 by 9 that is 8/9, तो लैम्डा मिनिमम हम लोगों का 1 by 32 r, and this is approximately 912 by 32 एंगस्ट्रॉम। भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन एक और था, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक हम लोग भेजना है इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में हम लोग का रिक्वायर्ड एनर्जी कितना हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग ग्राउंड स्टेट्स में जो एनर्जी होता है उसी का पॉजिटिव वैल्यू हम लोग जो भी होता है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट में हम लोग का 13.6 जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 1, तो ये हम लोग का इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 13.6 इंटू 36, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ये एनर्जी अगर है तो इसी में हम लोग कह सकते हैं इट इज एच सी बाई लेमडा। यहां से लेमडा का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेमडा इज, ये वैल्यू हम लोगों का क्या था, आर एच इंटू सी इंटू 36, एच सी कैंसिल हो गया, लेमडा का वैल्यू 1/36 आर, and this is approximately 912 divided by 36। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम इज 15 वोल्ट, देन फाइंड इट्स सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब कोई हाइपोथेटिकल हम लोग का हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसके लिए हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हम लोगों का जितना एक्साइटेशन पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं ताकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड,
n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में, दिस इज n इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज n इक्वल टू 2। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, फिर ये हम लोग का n इक्वल टू 3, n इक्वल 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड है। तो यहां से यहां के लिए हम लोगों का ये है फर्स्ट, इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। यहां से यहां जाने के लिए जो हम लोगों का है दैट इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, और यहां से यहां जाने के लिए जो हम लोगों का एक्साइटेशन पोटेंशियल है दैट इज थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यहां के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, तो यहां से यहां तक का एक्साइटेशन एनर्जी हमारा कितना हो गया, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल जो भी था उसमें ई से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स कि यहां से यहां एनर्जी का डिफरेंस हम लोगों को मिल गया कितना, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हाइपोथेटिकल हम लोगों का हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो मान लेते हैं कि इसमें ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हम लोगों को कितना है, ई नॉट समथिंग। ग्राउंड स्टेट एनर्जीज energy of ground state is E naught. Then energy of nth state is minus E naught divided by n square. ये हम लोग का अब ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, भाई इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ एनर्जी का डिफरेंस जो होगा दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक्साइटेशन पोटेंशियल में ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस विच इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग का ये E2 माइनस E1 है, तो E2 माइनस E1 का वैल्यू कितना आ गया, यहां से पुट करते हैं E2 का वैल्यू विच इज माइनस E नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस E1 इज माइनस E नॉट डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और ये दिया हम लोगों का 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आया, E नॉट माइनस E नॉट बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 विच इज 3 बाई 4, तो ये E नॉट का वैल्यू आ गया कितना, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम लोगों का मिल गया, यहाँ पर E नॉट का वैल्यू कितना, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हम लोगों को कितना हो गया, माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस E नॉट था। ग्राउंड स्टेट का भाई टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा, तो टोटल एनर्जी हम लोगों का ग्राउंड स्टेट में क्या है, माइनस E नॉट। तो अब ये माइनस E नॉट अगर है तो nth स्टेट का हम लोग माइनस E नॉट बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस केस में हम लोगों का ये वैल्यू, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोगों का मिल गया E नॉट का वैल्यू, यानी ग्राउंड स्टेट इज माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 हम लोगों का हो गया। अब पूछा गया है कि ये सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है, तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो गया है, यहां से यहां का जो एनर्जी डिफरेंस था डिवाइडेड बाई ई, तो E3 माइनस E1 डिवाइडेड बाई ई, और E3 का वैल्यू हम लोगों को कितना हो गया, ये 20 आ गया, तो 20 बाई एन स्क्वायर, तो माइनस 20 बाई 9 माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाई इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई कैंसिल हो गया, इट इज 20 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 9 वोल्ट, इट इज 160 बाई 9 वोल्ट। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज which is E4 माइनस E1 डिवाइडेड बाई ई, और ये E4 का मतलब माइनस 20 बाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस माइनस 20, और डिवाइडेड बाई ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का वोल्ट हो जाएगा, तो 20 टाइम्स 15 बाई 16 75 बाई 4 इतना वोल्ट। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक
कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट में, जो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हम लोगों को बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा इफ पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी जीरो। तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं? वैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या था? टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में भाई टोटल एनर्जी हम लोगों का, पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, ये हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी। भाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इतना ही पॉजिटिव वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का कितना हो गया? इसका डबल, ये जो दिख रहा है इसका डबल वैल्यू, इसका डबल करेंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम लोग कह दें कि इसमें अगर ये हम लोगों का वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेने पर हम लोगों का ग्राउंड स्टेट में हर एक लेवल का जो एनर्जी है उतना ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर इसको जीरो कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स कि इसमें हम लोग 27.2 बढ़ा दिए, ऐड कर दिए, तो जब इसमें अगर हम लोग 27.2 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करेंगे तब जीरो होगा। दैट मीन्स कि हर एक ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी इतना ही से हम लोगों का इंक्रीज होगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड होने के बाद। अब ये अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं क्या? जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का अभी भी वही रहेगा। अब टोटल एनर्जी देखेंगे तो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे, भाई सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका डबल वैल्यू हम लोगों का ये है विच इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोगों का नया जो अप एनर्जी है, तो न्यू वैल्यू हम लोगों का U एंड S, K एंड S एंड दिस इज E एंड S। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हम लोगों का जीरो कहा गया है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इट इज अगेन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी इज ऑल्सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट ऑर्बिट न्यू। सेकेंड ऑर्बिट में ये जो हम लोगों का था, इसमें 27.2 हम लोग अगर ऐड कर दें तो 27.2 माइनस 6.8 दैट इज 4। ये 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा अब कितना? 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी अभी भी इतना ही रहेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने से हर एक ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी उतने ही अमाउंट से सब में चेंज आ जाता है। यानी कि इसको हम लोग इसको बढ़ा करके जीरो किए, दैट इज 27.2 और ऐड कर दिए, तो सभी के लेवल में हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज करा देंगे। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, और इन दोनों का सम जो होता है वो हम लोग का टोटल एनर्जी होता है। तो ये हम लोग का टोटल एनर्जी आ गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक कह रहा है कि photon of energy 10.2 electron volt collides with a high stationary hydrogen atom in ground state after a time interval of order of microsecond. Another photon of energy 15 electron volt collides with the same hydrogen atom. What will be observed by the detector? यानी इस प्रोसेस में हम लोगों का जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो क्या क्या डिटेक्ट कर रहा है उसको बताना हम लोगों को।
तो इसमें हम लोगों का जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला जो फोटोन है E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें हम लोगों का ग्राउंड स्टेट और सेकंड यानी n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, इसका एनर्जी डिफरेंस हम लोगों का होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में कितने देर के लिए रुकता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड, इस ऑर्डर में स्टे करता है। तो अब इस ऑर्डर, अब ये माइक्रो सेकेंड जो टाइम दिया गया है दैट इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6 सेकेंड। तो इससे तो ये बहुत ज्यादा है टाइम, यानी कि इस टाइम के बाद अगर ये दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो उतने में ये जाके फिर वापस भी आ जाएगा। तो जब वापस आएगा तो फिर इतना ही एनर्जी का फोटोन हम लोगों का एक इमिट भी करेगा। कितने एनर्जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहां से 10.2 वोल्ट का ऑब्जर्व किया था और ये n इक्वल टू 2 पहुंच गया, उसके बाद फिर इतने टाइम बाद फिर वापस आएगा तो उतना ही एनर्जी का सेम फोटोन इमिट करेगा। उसके बाद अब ये फिर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आया तो फिर से इसको मिल रहा है कितना, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अब इलेक्ट्रॉन को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा तो इसका एनर्जी हम लोगों का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए इतना ही प्लस एनर्जी देंगे तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम कितना दे रहे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में ये फाइनली जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस केस में यहां पर इन्फिनिटी पर ये हाइड्रोजन एटम से इन्फिनिटी पर इसमें से 13.6 लेकर के तो इनफाइनाइट पे पहुंच गया। बचा हुआ एनर्जी जो भी होगा उसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहा होगा एट इन्फिनिटी। तो के इन्फिनिटी कितना हो गया, ये 15 में से 13.6 माइनस कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी दैट इज 15 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि डिटेक्टर माइक्रो सेकेंड के ऑर्डर के बाद, इस इंटरवल के बाद हम लोग का ये जो दूसरा फोटोन ऑब्जर्व कर रहा है तो पहले बार डिटेक्ट किया होगा क्या, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, ये हम लोगों का डिटेक्ट किया होगा डिटेक्टर। दूसरी बार क्या डिटेक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर रहा होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा। तो ये दूसरी बार इस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर। ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and it makes a transition to a state of excitation energy 10.2 electron volt. Then find wavelength of resulting photon. तो इसमें कहा गया पहले जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का है हाइड्रोजन एटम में वो किस स्टेट में है, उस स्टेट में है जिसका बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी किस स्टेट का होता है, तो इट इज फॉर n इक्वल टू 4। ये n इक्वल टू 4 में हम लोगों का, क्योंकि इसका जो एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उस स्टेट में हम लोगों का ट्रांजिशन करता है जिसका एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो ग्राउंड से किस लेवल का डिफरेंस हम लोगों का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 1 से लेकर हम लोगों का 2 तक। E2 हम लोगों का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 का वैल्यू हम लोगों का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो हम लोगों का 10.2 होता है। भाई फर्स्ट और सेकंड लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस लेवल का एक्साइटेशन एनर्जी n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का ही हम लोगों का एक्साइटेशन एनर्जी कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है इस स्टेट में, तो इसमें हम लोगों का जो फोटोन इमिट हुआ उसका वेवलेंथ कितना है ये हमको बताना है। तो इस फोटोन का वेवलेंथ के लिए, या ये हम लोग हाइड्रोजन एटम में डायरेक्ट अगर पता चल गया कि 4 से 2 में है तो 1/λ का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, विच इज r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, एंड दिस इज 3r/4।
लैम्डा का वैल्यू 4/3r और ये हम लोगों का होता है 1/r का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम। दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 304 1216 इतना एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। एनर्जी चाहिए फोटोन का, तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu which is 3.4 minus 0.85 electron volt. This is 2.55 electron volt which is energy of the photon. फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ h से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का, an electron approaches a proton with energy 3 electron volt from a large distance. The proton captures the electron and forms a hydrogen atom in first excited state. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोगों का अप्रोच किया किसको, प्रोटॉन को, लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है, दिस प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों का है, और ये इलेक्ट्रॉन लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन इज n इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन को अप्रोच कर रहा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से। दैट मीन्स इस लेवल में इसके पास एनर्जी हम लोगों का इंफिनिटी पर, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन, नॉट 0। The proton captures the electron and forms a hydrogen in first excited state. That means कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब क्या है, n इक्वल टू 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया हाइड्रोजन एटम में। अब इसका एनर्जी हम लोगों का E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन कर रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब यहां पर हम लोग कहते हैं कि द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो फोटोन इमिट होगा, अब ये किसी मेटल सरफेस पर जब इंसिडेंट होगा, ये मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, अब ये फोटोन हम लोगों का एनर्जी कितना हो गया, h न्यू। इस फोटोन का एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, तो 3 माइनस 3.4, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, विच इज 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको बताना था। तो ये अगर हम लोगों का फोटोन का एनर्जी है और वर्क फंक्शन ये है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का के मैक्स इक्वल टू, दैट इज 6.4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का निकला है, तो उसका द ब्रोगली वेवलेंथ अगर पूछा जाएगा, तो उस केस में द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज h/√2m के। तो के मैक्सिमम अगर है तो ये हम लोगों का मिनिमम हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मिनिमम द ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू यहाँ पुट करके इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को गिवन है, h इज ऑल्सो गिवन, और के मैक्स हम लोग कहाँ से मिल रहा है। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक कह रहा है कि 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। हीलियम में हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूट्रल हीलियम एटम से इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए था। कह रहा है कि फाइंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल हीलियम एटम। अगर उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर निकालते हैं तो कितना एनर्जी चाहिए वो हमको बताना है।
तो 24.6 इन दोनों में से किसी एक को निकालने के में अगर हम लोगों का एनर्जी लग गया 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके बाद ये हम लोगों का He प्लस बन जाएगा, एंड दिस He प्लस इज हाइड्रोजन लाइक एटम, दिस इज हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम में एनर्जी हम लोगों का, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो भी है जनरली ग्राउंड स्टेट में ही होगा, He प्लस है, इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया तो उसके ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हम लोग कितना होता है, और वहां से इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो उतना ही हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, जिसको बाइंडिंग एनर्जी। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हीलियम के लिए और He प्लस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 है, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को जब निकालेंगे तो इसका एनर्जी कितना होगा ग्राउंड स्टेट में, यानी n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 1 54.4 इलेक्ट्रॉन, इतना हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। तो इतना ही पॉजिटिव वैल्यू अगर देते हैं तो उतना हम लोगों का ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज विच इज प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर हो गया इन दोनों का सम, तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज 24.6 plus 54.4, this much electron volt, and this finally is coming out to be 9527 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का, नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि एक हाइपोथेटिकल हम लोगों का हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों का 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, तो उस केस में हम लोगों का यहाँ पर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट इसके लिए अगर लिखें तो क्या वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। यार वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1/λ इक्वल टू r, और हाइड्रोजन एटम में हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम है उसके इसमें हम लोग का r डैश होगा, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट मास पे डिपेंड करता है, इस इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है, उस केस में हम लोग r डैश लिख लेते हैं, एंड इट इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। r का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट RHC which is Rydberg's energy which is me to the power 4 divided by 8 epsilon naught square h square। तो यहां से r का वैल्यू हम लोगों का me to the power 4 divided by 8 epsilon naught square h cube into c, दिस इज Rydberg's constant। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसमें हम लोग 2 टाइम्स अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं तो इट इज बेसिकली 2 टाइम्स r, एंड दिस इज 1 minus 1/4। तो फाइनली यहां से हम लोगों का 1/4 दैट इज 3/4, तो 3r/2 विच इज 1/λ, तो यहां से λ का वैल्यू 2/3r। दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस हाइपोथेटिकल एटम। एनर्जी चाहिए था तो ये हम लोगों का एनर्जी ही हम लोगों का है भाई, RHC 13.6 था, इसी में हम लोग n स्क्वायर बाई जेड, सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, में इसमें अगर हम लोग का RHC Rydberg's एनर्जी विच इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये nth ऑर्बिट का एनर्जी हमको बताने लगेगा, और मास इलेक्ट्रॉन का जो भी मास था उसमें डबल 2 टाइम्स कर देना है, यानी कि जो हाई जनरल हम लोगों का नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का वैल्यू होता है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा एनर्जी का वैल्यू इस हाइपोथेटिकल एटम के लिए। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो तब था जब हम लोग सारा ट्रांजिशन हम लोग ग्राउंड स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर यही सारा ट्रांजिशन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कंसीडर करते हैं तो उस केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना इमिट होगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, अब ऊपर से कहीं n इक्वल टू 2 में आता है उस केस में हम लोगों का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, तो जब 3 से हम लोगों का 2 में आएगा तब ये हम लोगों का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी होगा।
तो ये फर्स्ट हम लोगों का जब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता था तब ये हम लोगों का मैक्सिमम था। फॉर ट्रांजिशन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 by lambda maximum is, that is 2r 1 by 2 square minus 1 by 3 square, and this one is 1 by 4 minus 1 by 9, that is 5 by 36, or 10 r divided by 36, that means कि lambda maximum का वैल्यू हम लोगों का 18 r by 5। ये नेक्स्ट एग्जांपल एक और कह रहा है कि द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज लैम्डा, then find radius of third orbit, then find the radius of third orbit of the hydrogen atom। भाई थर्ड ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में हम लोगों का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए था इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? द ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को अगर दिया गया है तो इसके टर्म में हम लोगों का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पता करना है। द ब्रॉगली वेवलेंथ तो हम लोग लिखते थे लैम्डा बी इक्वल टू h अपॉन एम भी, और nth ऑर्बिट में हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां से h अपॉन एम वी का वैल्यू कितना है? एम वी का वैल्यू h अपॉन लेमडा लिख सकते हैं हम लोग, विच इज h अपॉन लेमडा बी इंटू आर, विच इज ये एक्चुअली हम लोगों का nth ऑर्बिट में ही है एम वी एन और ये आर एन, and this is nh upon 2 pi, rn equal to nh lambda b by 2 pi, और h कैंसिल हो गया, h और h कैंसिल। तो ये nth ऑर्बिट का रेडियस इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉगली वेवलेंथ which is also in nth orbit। This implies that r naught n square, where r naught is Bohr's radius, rn का वैल्यू, and this is equal to n into lambda divided by 2 pi। तो फाइनली r नॉट का वैल्यू यहां से कितना हो गया भाई? एक n कैंसिल हो गया, इट इज लैम्डा बाई 2 पाई n, दैट्स वाई r3 इज r नॉट इंटू 3 स्क्वायर, और r नॉट का वैल्यू अगर यहां पुट करते हैं तो इट इज 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई n। दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड रेडियस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को प्रेक किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें कह रहा है कि हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन को प्रेक किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पूछा गया है कि अगर इसमें बोर्स का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट अगर होगा तो उसका रेडियस का वैल्यू कितना है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं। और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये आर एन, विच इज क्यू वी बी। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग का क्यू वी इंटू बी, ये हम लोग पढ़ते हैं, विच इज ई वी एन इंटू बी। ये हम लोगों का पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हम लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है, विच इज एम वी एन इंटू आर एन, एंड दिस इज एन एच अपॉन 2 पाई। ये है सेकेंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोगों का v का वैल्यू मिल जाएगा और r का वैल्यू मिल जाएगा। तो वैसे हम लोग यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो एक v कैंसिल हो गया यहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get mvn square divided by mvn into rn। इस r को इधर ले गए, rn टाइम्स e vn into b डिवाइडेड बाई
NH/2 पाई। ये Vn, एक Vn यहाँ कैंसिल हो गया, ये Vn इससे कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोगों का Rn का वैल्यू सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों का Rn का वैल्यू Rn और Rn स्क्वायर हो गया, और ये इधर आएगा, m और m कैंसिल हो गया था, तो इट इज NH/2 पाई E इंटू बी। तो यहाँ से Rn का वैल्यू हम लोगों का अंडर रूट NH/2 पाई E इंटू बी। दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और मिनिमम रेडियस का वैल्यू अगर देखेंगे तो फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए हम लोगों का ये मिनिमम रेडियस का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ से स्पीड का वैल्यू, अभी इस r का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अगर, तो स्पीड का वैल्यू हम लोगों का मिल जाएगा Vn इक्वल टू NH/2 पाई Rn। Vn कैलकुलेट करना था, इस Rn को इधर डिवाइड कर दिए, और Rn का वैल्यू ये अगर पुट किया जाएगा NH/2 पाई m इंटू अंडर रूट 2 पाई E इंटू बी डिवाइडेड बाई n इंटू h। ये हम लोगों का r डिवाइड था, तो इसको इन्वर्स करके लिख दिए हम लोग। अब यहां से हम लोगों का सॉल्व करने पर 2 पाई कैंसिल हो गया, m अंदर में NH, तो इट इज NHE इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m स्क्वायर, एक NH कैंसिल हो रहा था, ये सारा हम लोगों का अंडर रूट। ये नेक्स्ट हम लोगों का कॉन्सेप्ट एक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन के थ्रू भी हम लोगों का एक्साइटेशन होता है, बट उसमें हम लोगों का रेस्ट्रिक्शन भी थोड़ा सा है। उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कोलिजन की, वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, अब न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों का मास सब लगभग सेम ही है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होता है उस केस में, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम लोग जानते हैं कि जब कोई आइडेंटिकल पार्टिकल मूव करता है v स्पीड से, और ये स्टेशनरी पार्टिकल है बिफोर कोलिजन, और ये कोलिजन के बाद v नॉट स्पीड से मूव कर रहा था, ये हम लोगों का न्यूट्रॉन है और ये हाइड्रोजन है। तो अब ये इसका मास, दोनों का मास सेम ही है, तो अभी क्या करेगा, न्यूट्रॉन हम लोगों का रेस्ट पे हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम उसी वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर जाएगा, हाइड्रोजन एटम, और ये है न्यूट्रॉन, दिस इज एट रेस्ट। ये हम लोगों का रेस्ट पे आ जाएगा और इसका सारा काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सारा काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम लेके मूव कर गया। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, भाई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अगर होता है उस केस में, अब ये दोनों हम लोगों का कंबाइन हो जाएगा, ये वी नॉट से मूव कर रहा था, ये हाइड्रोजन एटम था हम लोगों का, ये न्यूट्रॉन था, तो फाइनली दोनों हम लोगों का कंबाइन होकर मूव करेगा। लेट अस सपोज दिस इज v और टोटल मास इज 2m, ये m और m है, तो भाई यहाँ पर एनर्जी का लॉस अब होगा। इनइलास्टिक कोलिजन जब भी होता है उसमें हम लोगों का, परफेक्टली इनइलास्टिक में वैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो इसमें हम लोगों का फाइनल जो वेलोसिटी है मोमेंटम कंजर्वेशन से, mv नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स mv, तो यहाँ से हम लोगों का v का वैल्यू मिल जाता है v नॉट बाई 2। तो लॉस काइनेटिक एनर्जी का, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी which is delta k, and this is initial kinetic energy minus final kinetic energy, तो फाइनली डेल्टा k का वैल्यू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का हाफ mv नॉट स्क्वायर,
माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, वी का मतलब वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर, ये हम होगा हाफ एम वी नॉट, वैसे 2 कैंसिल हो गया, एम वी नॉट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अगर कॉमन कर लें, इट इज 1 माइनस 1/2। दैट मीन्स कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 है। तो दिस डेल्टा के इज बेसिकली हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी होगा कोलाइडिंग पार्टिकल के पास, उसका हाफ एनर्जी हम लोगों का लॉस हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल जो दिया गया था इसमें 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था इसका, तो लॉस कितना हो गया इसका हाफ, दैट इज 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस इसमें हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 24.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम लोगों का एनर्जी में लॉस इतना हुआ, अब एटम में हम लोगों का हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्साइटेशन एनर्जी मिल सकता है इससे। एक्साइटेशन एनर्जी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो फर्स्ट से सेकंड का हम लोगों का एक्साइटेशन एनर्जी हम लोगों का होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट से थर्ड का होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये है 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आसानी से मिल सकता है और 12.09 इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल सकता है हम लोगों को। दैट मीन्स कि या तो ये हम लोगों का फर्स्ट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है इसमें से इतना एनर्जी लेकर के, और इतना एनर्जी लेकर के ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन अभी भी इतना एनर्जी लेने के बाद अब वापस जो एनर्जी बचेगा दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का लैटिस स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए हीट में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि जो एनर्जी बचा उसकी वजह से उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अब ये जो बचेगा एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में किसका काइनेटिक एनर्जी होगा, तो एक्चुअली दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा, न्यूट्रॉन का भी और हाइड्रोजन एटम का मिला करके टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा जो बचा हुआ हम लोगों का एनर्जी है। तो अगर हम लोगों का उस केस में कहेंगे कि दोनों अलग अलग मूव कर रहा होगा, फिर दोनों कंबाइंड रूप से तो नहीं मूव कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी जब भी होगा तो उस केस में दोनों एक साथ में मूव नहीं करेगा और उस समय अलग अलग मूव कर रहा होगा, और जब अलग अलग मूव करेगा इसका मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में यानी कि लॉस का जो वैल्यू होगा इन दैट केस सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का इतना आया था कब, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड दिस इज मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद इसका बीच का हम लोगों का कोलिजन हो सकता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच का अगर कोलिजन होता है तो उस केस में इतना एनर्जी लॉस नहीं होगा, उससे कम होगा। तो अब उस केस में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों का ग्राउंड स्टेट में है, ये 3 2 1, तो 1 से 2 का डिफरेंस दिस इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग कहते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल हम लोगों का मैक्सिमम लॉस कितना था 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इससे हायर वैल्यू जाएंगे तो अब 12 से ज्यादा आने लगेगा, 13 पॉइंट समथिंग, n इक्वल टू 4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 से 1 का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का 12.25 से ज्यादा आ जाएगा हम लोगों का, 4 से 1 का जो डिफरेंस है वो 12.25 से ज्यादा है। दैट मीन्स
कि पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 से 2 जाने की या 1 से 3 में जाने की। तो अगर हम लोगों का 1 से 2 में जाता है ट्रांजिशन करके, तो उस केस में हम लोगों का लॉस 10.2 जूल एनर्जी लॉस का होगा भाई। अगर 1 से 2 में जाता है ट्रांजिशन में, तो लॉस हम लोगों का इस कोलिजन में सिर्फ इतना ही होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और बाकी जो एनर्जी बचेगा वो इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। इन दैट केस दैट विल नॉट बी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो लॉस इतना आएगा, हमको सिर्फ लॉस से इतना ही एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स कि उस केस में हम लोगों का परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। इन दैट केस ये न्यूट्रॉन था 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा था, और ये हाइड्रोजन है, तो ये हम लोगों का अब दोनों मूव कर रहा होगा। V1 और V2 मान लेते हैं। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का मास तो सेम ही है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग का, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली अगर V नॉट मान लेते हैं इसको, तो m इंटू वी नॉट इक्वल टू mv1 प्लस mv2। यहां से हम लोगों का v1 प्लस v2 इक्वल टू वी नॉट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और बाकी जो एनर्जी हम लोगों का था, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसमें से लॉस कितना हुआ है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 24.5 माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी जो बचा हुआ है ये अब इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में है, विच इज हाफ m इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी टू स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 10, that is 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये वी नॉट एक्चुअली हमको पता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से ये काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि वी नॉट हम लोगों को गिवन है, वी वन वी टू अननोन है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग वी वन वी टू का वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यही सेम चीज अगर पॉसिबिलिटी हम लोगों की 1 से अगर 3 जाता है, तो इसमें लॉस हम लोगों को कितना होना चाहिए था 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से 12.09 अगर माइनस कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक है कि न्यूट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी के है, के काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था और ये स्टेशनरी हीलियम आयन से कोलाइड करता है। तो इसमें हम लोगों का के का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि इनके बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सके। तो इसमें के का मिनिमम वैल्यू होने के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें हम लोगों का मैक्सिमम लॉस होता है। तो इस केस में हम लोगों का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, नहीं तो कोलिजन जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो उस केस में हम लोगों का ये कोलिजन के बाद दोनों कंबाइंड हो जाएगा, एंड दिस इज 5m, उसके बाद मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी से, m और 4m कंबाइंड हो गया। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लिखते हैं एम वी नॉट, इसका इनिशियल स्पीड अगर वी नॉट बोल देते हैं तो इट इज 5m टाइम्स v, दिस इंप्लाई दैट v इक्वल टू v नॉट बाई 5, दैट्स वाई डेल्टा k विच इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, initial kinetic minus final, and this is k, yeah, half mv naught square minus 1 by 2 5m into v square, v is v naught by 5, और यहां से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया जाए तो यहां से 1 माइनस 1 बाई 5 बच गया, एंड दिस इज 4 बाई 5। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हम लोगों का, और ये है 4 बाई 5, यानी कि इनिशियल जितना एनर्जी होगा उसका 4 बाई 5 टाइम्स इतना लॉस हुआ, तो विच इज 4k by 5, दिस इज द मैक्सिमम लॉस।
अब मैक्सिमम लॉस जब होता है हम लोगों का इनलास्टिक परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में, तो अब ये मैक्सिमम लॉस जो भी हम लोगों का है यही हम लोगों का इसके एटॉमिक एक्साइटेशन में पहुंचेगा। तो अब उस केस में ये मैक्सिमम लॉस जो भी था इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, तो हीलियम आयन के लिए हम लोगों का एनर्जी जो लेवल होता है ये -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, क्योंकि हम लोग का जेड का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4, तो हाइड्रोजन का जो भी एनर्जी लेवल था उसमें हर एक में 4 मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस केस में फर्स्ट और सेकंड का जो हम लोगों का डिफरेंस है दैट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट से थर्ड का है 48.36, फर्स्ट से फोर्थ का है हम लोगों का 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये जो हम लोगों का लॉस हुआ या तो इसके बराबर होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए। तो पूछा गया है कि के का मिनिमम वैल्यू कितना है, दैट मीन्स कि दिस के 4k/5 इक्वल टू 40.8। भाई लॉस में हम लोगों का मिनिमम वैल्यू हम लोगों का लॉस का कितना आना है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये लिखते हैं तो उस केस में के का वैल्यू हम लोग कितना हो गया 40.8 into 5 divided by 4, and this is finally 10.2 into 5, that is 51 electron volt. This would be the minimum value of K. परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होने के लिए कम से कम हम लोग का इतना एनर्जी, और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है उस केस में एग्जैक्टली ये 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, या इसको इक्वेट करेंगे इससे तो एग्जैक्टली इतना होना चाहिए फॉर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। अदरवाइज इसके अलावा अब 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर रखते हैं जो कि इसके बराबर नहीं, इससे थोड़ा कम ही है, तो उस केस में इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी इससे कम है, इससे ज्यादा है, तो उस केस में हम लोगों के का वैल्यू जो भी आएगा उस केस में अब परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी हम लोगों का बच जा रहा है और जिसकी वजह से ये दोनों काइनेटिक एनर्जी अलग अलग मूव करेगा।